गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज गुड देखो मॉर्निंग अपना सर। टॉपिक चल रहा था इंश्योरेंस, और उसमें आज का अपना टॉपिक है बीमा का महत्व है कि किस तरह से बीमा को जो महत्व है वो अपन समझें, क्या क्या उसकी आवश्यकता है, किस लिए उसको महसूस किया गया कि बीमा है वो क्यों जरूरी है। तो उसमें देखो इसके चार तरह से इसके महत्व बताए गए हैं कि बीमा का जो महत्व है वो किस किस दृष्टि से है। तो देखो सबसे पहला है बीमा का जो महत्व है उसमें है व्यवसायिक महत्व है कि बीमा का व्यवसायों के लिए क्या महत्व है। एक जो व्यवसाय उसके लिए बीमा क्यों जरूरी है, क्या उसकी आवश्यकता है, किस लिए व्यवसायों के लिए वो उपयोगी है। तो इसमें देखो सबसे पहली जो इसकी उपयोगिता है कि ये क्या करता है, व्यवसाय को किसी भी प्रकार के जोखिम से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कि उस व्यवसाय से जुड़े जो भी जोखिम हैं उन जोखिमों के विरुद्ध ये क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे वो राजनीतिक कारण हो, बाढ़ हो, भूकंप या अन्य कोई भी कारण जिस कारण से व्यापार में हानि की संभावना होती है, उस हानि की संभावना को ये क्या करता है, कम करता है और उस हानि के बदले अपने को सुरक्षा प्रदान करता है और उस सुरक्षा के लिए क्या करता है, अपने को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की जो अपन प्रीमियम चुकाते हैं उस प्रीमियम के बदले अपने को ये क्षतिपूर्ति देता है। उस क्षतिपूर्ति के बदले बीमा अपने को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा है महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनकी भी क्या करता है, हानि से सुरक्षा करता है। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो देश या समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनको देश की संपत्ति समझा जाता है। जैसे वैज्ञानिक है, सुरक्षा सलाहकार है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या मंत्री परिषद है। उन सबके लिए क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कि एक कंपनी है वो क्या करती है, उसके जो भी व्यक्ति हैं जो ऊंचे पदों पर हैं या उसके लिए जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, चाहे वो एमडी हो, सीईओ हो, मैनेजर, और वर्तमान में तो प्रत्येक संगठन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वो क्या करे, उसके जो कर्मचारी हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, जितने भी कर्मचारी उनमें काम करते हैं, उन कर्मचारियों का उनके लिए क्या कर दिया गया, बीमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया। चाहे संगठन सरकारी हो, निजी हो, सार्वजनिक हो, प्रत्येक संगठन के लिए क्या होता है, उनका बीमा करवाना अनिवार्य होता है जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं। उसके बाद में देखो इसमें तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि की किसी भी व्यवसाय का बीमा यदि करवाया जाता है तो उसके जो मालिक हैं या उसके जो स्वामी हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक तरह की जो हानि है उस हानि की संभावना से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। उनको पता है कि यदि
किसी भी असामान्य कारण से अपने को हानि होती है तो उसके लिए बीमा कंपनी अपने को क्या करेगी, क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करेंगी। तो एक तरह से वो प्रत्येक हानि के लिए क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। और जब अपने मन में, अपने दिमाग में किसी भी कार्य के प्रति निश्चितता आती है, यानी अपन बिना किसी डर भय के उस कार्य को करते हैं, तो निश्चित रूप से अपनी जो कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है मानसिक शांति। मानसिक शांति की मानसिक शांति से आशय कि जब इससे पहले वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है कि बीमा करवाने से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी प्रकार की जो हानि है, भय है, बात समझ में आ रही नहीं? नहीं तो एक बार बोलने के बाद ज्यादा बोलना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही, बीच में बोलना जरूरी है। ये तो मैं इतनी देर से इंग्लिश में समझा रहा हूँ, ये तो मैंने इतनी देर इंग्लिश में बोला कहते हैं, तो जाकर करवा ले मैडम से। हाँ तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चुपचाप बैठ। जो करने का काम है वो खुद का तो होता नहीं। पढ़ने के लिए आते हो ना, तो पहले पढ़ना जरूरी है। नहीं निकलेगी डेट तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बीच में बोलने के लिए मना कर रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो आप बार बार में वहां? तो मैं कह रहा हूँ ना यहाँ बैठो, आप वहां मुंह उठा के जा क्यों रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ ना यहाँ बैठो, वो करेंगे क्या सही? चाहे उनको 10 चक्कर लगा लो, वो नहीं करेंगे। बताओ करेंगे क्या? समीर करेंगे क्या? तो फिर बार बार में उसके जाने में क्या मतलब है? मैं 5 बजे तक यही हूँ। हाँ तो मैं कोई इंग्लिश में थोड़ी कह रहा हूँ, तो मैं भी आपकी भाषा में बोल रहा हूँ। देखो उसके बाद में चौथा टॉपिक है मानसिक शांति। कि इससे पहले क्या था, कार्य क्षमता में वृद्धि। कि जब अपन किसी भी प्रकार की जो संभावना है, हानि है, उससे निश्चित हो जाते हैं कि अपने को पता है कि अपन चाहे कुछ भी करें, अपने को किसी भी प्रकार की हानि हो तो उस हानि के बदले अपने को बीमा कंपनी क्या देती है, क्षतिपूर्ति की राशि देती है। तो अपने जो काम के प्रति जो सोच है या काम के प्रति जो डर है, वो डर क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। यानी अपना मन, अपना दिमाग उस काम के प्रति क्या होता है, स्थिर हो जाता है। क्योंकि अपने को पता है कि अपने को काम करना है, उत्पादन अपने को करना है, मशीनें चलानी है। कि यदि इनमें कोई भी नुकसान होता है तो अपने को क्या मिलेगी, बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो अपन रिलैक्स हो जाते हैं, अपना जो दिमाग है वो इधर उधर के कार्यों में नहीं जाता, जो काम अपने को करना है उसी काम को अपन करते रहते हैं। उसके बाद में 5वां इसमें बिंदु आता है साख में वृद्धि। अब देखो साख क्या होती है, प्रसिद्धि। और प्रसिद्धि कैसे, कि वर्तमान में जो बीमा है उसको एक स्टेटस वाला कार्य माना गया है। कि अपने आस पड़ोस में अपने को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने बीमा करवाया, तो अपनी न चाहते हुए भी उसके प्रति क्या होती है, एक अलग पहचान बनती है। तो इसमें कुछ तो खास होगा कि इसने क्या करवाया, अपना बीमा करवाया, नहीं अपन ने नहीं करवाया, उस अपने जो पड़ोसी है उसने नहीं करवाया, उसी व्यक्ति ने क्यों करवाया। तो बीमा करवाने से क्या होती है, अपनी जो साख होती है उस साख यानी अपनी समाज में एक अलग पहचान बनती है, अपनी प्रसिद्धि बनती है। और उस प्रसिद्धि का फायदा व्यापार में भी मिलता है, और जो अपना समाज, अपना परिवार, अपना राष्ट्र है उसमें भी अपने को इस प्रसिद्धि का फायदा मिलता है। अगला इसमें बिंदु आता है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना।
कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। और इससे पहले जो अपन ने तीसरा ये सेकंड पॉइंट पढ़ा है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि सुरक्षा, इसमें था कि प्रत्येक संगठन को अपने कर्मचारियों का बीमा करवाना जरूरी है, चाहे वो निजी संगठन हो सरकारी हो। हर संगठन के जो कर्मचारी हैं उनका बीमा संगठन के द्वारा करवाया जाता है। अब बीमा करवाया गया तो बीमा करवाने से वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, कर्मचारी की श्रेणी में तो रहते हैं, लेकिन वो साथ में किससे जुड़ जाते हैं, बीमा की जो सुरक्षा योजनाएं हैं उनसे भी वो जुड़ जाते हैं। फिर संगठन चाहकर भी उनके हितों का क्या नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता। यानी जो न्यूनतम मजदूरी तय है वो मजदूरी उनको देनी पड़ेगी। यदि दुर्घटना होती है तो जो कंपनसेशन या जो क्षतिपूर्ति की राशि कंपनी द्वारा तय की गई है वो कंपनी चुकाती है, जो बीमा कंपनी द्वारा तय की गई है वो बीमा कंपनी चुकाती है। और क्षतिपूर्ति की दशा में जो कर्मचारी का वेतन बढ़ता है उस वेतन के अलावा उसको क्षतिपूर्ति देनी होती है। नहीं तो पहले वो उसी में तो उसकी सैलरी भी दे देते थे और उसी में उसकी क्षतिपूर्ति भी दे देते थे कि जो भी सैलरी है वो सैलरी और साथ में जो भी उसका खर्चाना या कंपनसेशन जो भी अपन बोलें वो भी उसको साथ में चुका देते थे, तो दोनों मिला के। और अब क्या हो गया, दोनों अलग अलग चुकाने पड़ते हैं। उसने जितना काम किया काम की तनख्वाह अलग मिलेगी, जो उसके जमा हैं वो अलग मिलेगा, जो उसको पीएफ है ईपीएफ है जो भी है वो राशि अलग मिलेगी। उसके अलावा उसको क्या देनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति की राशि भी देनी पड़ेगी। अगला इसमें बिंदु आता है कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा। कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना, इस योजना में देखो ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि एक जो कर्मचारी है उसको ही उन योजनाओं का लाभ मिलता है, यानी वो सामान्य व्यक्तियों के लिए वो योजनाएं नहीं होती। जैसे श्रमिक चिकित्सा बीमा योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है, श्रमिक चिकित्सा बीमा योजना। तो उसका यदि अपने को लाभ लेना है तो अपने को क्या बनना पड़ेगा, पहले मेंबरशिप में श्रमिक, यानी किसी भी संगठन में अपने को क्या करना पड़ेगा, एक श्रमिक के तौर पे यदि अपन जुड़ेंगे तो अपने को उस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, श्रमिक चिकित्सा बीमा योजना। किन के लिए है, श्रमिकों के लिए है। और अपन सामान्य रूप से यदि कोई पॉलिसी लेना चाहे चिकित्सा से संबंधी तो वो किस में लेनी पड़ेगी अपने को, जीवन बीमा में, है ना। कि वो सामान्य चिकित्सा की जो पॉलिसियाँ होती है वो लेनी पड़ेंगी, श्रमिक वाली अपने को नहीं मिलेगी। कि मान लो अपन ने फॉर्म भर दिया कि मेरे को श्रमिक चिकित्सा बीमा योजना लेनी है, तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा, संगठन का नाम, या आप किस संगठन में काम कर रहे हो, है ना। अब मान लो आपने नाम तो भर दिया कि मैं तो एबीएन स्कूल में काम कर रहा हूँ, तो ऐसे वो नाम भी नहीं मानेंगे। उसके क्या लगनी चाहिए, उस पर संगठन की मोहर होनी चाहिए, उसके अधिकारी के साइन होने चाहिए, यानी स्कूल है तो प्रिंसिपल के होने चाहिए, मान लो फैक्ट्री है तो उसके मालिक के होने चाहिए, यानी उसकी मोहर उसके साइन प्रूफ के तौर पे होने चाहिए, तो ही वो अपने को योजना मिलेगी। नहीं तो अपन कौन सी लेंगे, सामान्य चिकित्सा बीमा योजना अपने को देनी पड़ेगी। तो ये कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। उसके बाद में इसका अगला टॉपिक है कि विदेशी व्यापार को बढ़ाना। अब विदेशी व्यापार में जोखिम क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि माल को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से पैकिंग भी करनी पड़ती है, अलग से उसके लिए साधन भी अलग होते हैं। अब मान लो समुद्री है तो उसके लिए अलग होंगे, रेल है तो उसकी पैकिंग अलग होगी, बस ट्रांसपोर्ट ट्रेन ट्रक ट्रांसपोर्ट है तो उसकी पैकिंग अलग होगी। अब हाँ, अब एक देश से दूसरे देश में भेजेंगे तो माल का जोखिम भी ज़्यादा होगा। और ये है नहीं कि अपन ने 100 रुपये का माल दूसरे देश में बेच दिया, वो तो अरबों खरबों रुपए का माल दूसरे देश में जाता है, और यदि उस पर हानि होती है किसी भी प्रकार की तो वो हानि भी क्या होती है, बड़ी मात्रा में होती है। तो इसलिए बीमा कंपनी क्या करती है, ऐसे माल का भी बीमा करती है जो एक देश से दूसरे देश में अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और जब अब बीमा कर दिया अपन ने, माल भेजा है, तो उस माल के लिए अपन एक तरह से क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि माल अपना पहुंचा तो अपने को पैसे मिलेंगे ही, और बाई चांस नहीं भी पहुंचा तो भी अपने को बीमा कंपनी से क्या मिल जाएगी, क्षतिपूर्ति
मिलेगी। कि पूरा का पूरा अपना नुकसान तो होगा ही नहीं, कुछ अपने को फायदा होगा, कुछ अपने को नुकसान होगा। तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, विदेशी व्यापार में भी अपनी भागीदारी है उसको कर सकते हैं। अगला है लागतों में कमी। और लागत में कमी कब होगी, जब अपना व्यापार बढ़ेगा, है ना। कि व्यापार को अपन एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश में लेके जाएंगे, तो अपना व्यापार क्या होगा, बढ़ेगा। और व्यापार बढ़ेगा तो प्रति इकाई लागत कम आएगी, क्योंकि उत्पादन क्या करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, ज़्यादा वस्तुएं बनानी पड़ेंगी। और ज़्यादा वस्तुएं बनाएंगे तो प्रति इकाई वस्तु बनाने का खर्चा क्या होगा, कम आएगा। और खर्चा कम आएगा तो किसमें वृद्धि होगी, अपने लाभों में वृद्धि होती है, क्योंकि बेचना तो उसी कीमत पे है और खर्चा आ रहा है कम। अब खर्चा कम आएगा, उसी कीमत पे बिकेगा, तो अपने लाभ क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगला, नागरिक दायित्वों से सुरक्षा। कि अलग अलग सरकारों द्वारा समय समय पर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिनका पालन हर व्यावसायिक इकाई को करना पड़ता है। जैसे कि जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी कानून बना हुआ है कि उनको अपना जो कचरा है वो बाहर वो नहीं फेंक सकते। ऐसे जो रसायन से संबंधित काम करते हैं, जैसे पटाखे वगैरह बनाना है या केमिकल वगैरह है, तो वो भी क्या नहीं कर सकते, अपना कचरा बाहर नहीं डाल सकते। इसके संबंध में भी क्या बना हुआ है, बीमा कानून बने हुए हैं कि यदि वो डालेंगे तो उससे क्या होगा, समाज को नुकसान होता है। तो इसके संबंध में भी अलग अलग कानून बने हुए हैं कि उनको अपने जो सामान्य दायित्व हैं, यानी एक अच्छे नागरिक के जो भी दायित्व बनते हैं या एक अच्छे व्यापारी के जो भी दायित्व बनते हैं, उन दायित्वों का उनको क्या करना होता है, पालन करना होता है। और अगला है प्रतिभूतियों का अभिगोपन। और अभिगोपन अपने आया था 11th क्लास में कि होता क्या है। कि जैसे मान लो एक कंपनी है, अभी जो आपका अकाउंट में चैप्टर चल रहा है कंपनी वाला, कि एक कंपनी है, उसने क्या किया, अपने अंशों के लिए क्रय विवरण जारी किया, ठीक है, प्रोस्पेक्टस जारी किया। अब कम से कम कितने प्रतिशत आवेदन आने चाहिए, 90% आवेदन आने चाहिए, तो ही वो क्या कर सकती है, अपने अंश बेच सकती है, वरना अपने अंश वो नहीं बेच सकती। यानी 90 से कम एप्लीकेशन आई तो वो अपने अंश नहीं बेच सकती। तो वो क्या करेंगे, किसी ऐसी फर्म को ढूंढेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो क्या करे, उनके लिए उस राशि को पूरा कर दे। अब मान लो उसके कितने बिक गए, 80% एप्लीकेशन तो उसके पास आ गई, कितने बाकी रह गए, 10% बाकी रह गए। तो वो 10% कौन खरीदेगा, जो बीमा कंपनियां हैं वो खरीदती हैं कि आपके 10% धन हमने खरीद लिए, कंपनी का आवेदन पूरा हो गया। उसके बाद जब अलॉटमेंट की बारी आती है तो वो चाहे तो अंश लें, चाहे तो न लें। तो मान लो उन्होंने अंश ले लिए, तब तो उनको कंपनी से क्या मिल जाएगा, लाभांश मिलेगा। और उन्होंने यदि अंश लेने से मना कर दिया तो उनको क्या मिलेगा, जितने अंशों के लिए उसने आवेदन राशि भेजी वो राशि और प्लस उस राशि का ब्याज, वो कौन चुकाएगी, कंपनी चुकाएगी, जिस कंपनी के लिए उसने आवेदन किया है। तो वो राशि भी चुकाएगी, यानी जितनी राशि उसने बैंक में जमा करवाई आवेदन के रूप में वो राशि भी चुकाएगी, और उस राशि पर जितना ब्याज बनता है वो ब्याज भी चुकाएगी। तो कंपनी का क्या होएगा, बीमा कंपनी को ब्याज के रूप में फायदा हो जाएगा और कंपनी को उसका अभिगोपन पूरा हो गया, तो वो अपने अंश बेच के फायदा कर लेगी। तो ये तो हो गए व्यवसायिक। उसके बाद में देखो दूसरे आते हैं व्यक्तिगत महत्व, कि बीमा के व्यक्तिगत महत्व कौन कौन से होते हैं। देखो व्यक्तिगत महत्व कौन से होते हैं, तो सबसे पहले यानी अपन एक व्यक्ति हैं, उसके बाद ही तो श्रमिक हैं, बैंक के मैनेजर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वो सारे तो बाद में आते हैं। सबसे पहले कौन आता है, अपना व्यक्तिगत जीवन और अपना परिवार। कि अपन सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन को सिक्योर करना चाहते हैं, उसके बाद में अपने परिवार को सिक्योर करना चाहते हैं कि मेरे को भी कोई हानि नहीं हो और मेरे परिवार को भी क्या हो, किसी प्रकार की हानि नहीं हो। तो
उसके लिए बीमा के महत्व बताए गए हैं व्यक्तिगत, कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में बीमा का क्या महत्व है या बीमा क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला तो वही है कि बीमा अपने को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी प्रकार के जोखिम के बदले ना। और जोखिम कोई सा भी हो सकता है, आर्थिक जोखिम हो सकता है, सामाजिक जोखिम हो सकता है, राजनीतिक जोखिम हो सकता है, बीमारी, अशिक्षा, इन आदि अनेक प्रकार के जोखिम हैं। उनसे वो क्या करता है, अपने को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, जब अपने को सभी प्रकार की सुरक्षा मिलेगी तो अपनी क्या बढ़ेगी, मानसिक शांति का जो स्तर है वो बढ़ेगा, क्योंकि अपन प्रत्येक प्रकार की जो संभावित हानि है उस हानि से क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि मेरे को तो किसी प्रकार की यदि हानि होती है तो मेरे को क्या मिलेगी, बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की राशि मिल जाएगी। तीसरा, आर्थिक निर्भरता। अब देखो आर्थिक निर्भरता क्या होती है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है तो ये तो है नहीं कि जब तक जिएगा 100 साल 150 साल तब तक वो काम करता रहेगा, यानी काम करने की उसकी एक लिमिट होती है। और जितने भी संगठन हैं वो सारे पेंशन भी नहीं देते। पेंशन भी कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। और वो तो उसने तो अब गवर्नमेंट ने भी बंद कर दी कि अब जो गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायर होते हैं 2013 के बाद उनको किसी भी प्रकार की क्या नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलेगी, बंद कर दी कि 2013 के बाद में जो भी लगेंगे उनको रिटायर होने पर कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो इससे पहले जो लगे हुए हैं उनको मिलेगी, जिनके बाद जो लगे हैं उनको पैसे मिलेंगे। तो वो तो उसके ही कटते हैं पैसे, तो वो गवर्नमेंट छोड़ देती है। हाँ, हाँ, जैसे मान लो, हाँ उनके रहते हैं, वो तनख्वाह में से कटते रहते हैं बस ना, एक तरह से उनकी बचत होती है। अब पेंशन बंद हो गई, तो पेंशन बंद हो गई तो अपनी आर्थिक निर्भरता क्या चली जाएगी, दूसरों पे चली जाएगी। यानी अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरों पर, बैठ 5 मिनट, हाँ 5 मिनट बैठ, है ना, कि दूसरों पे क्या रहना पड़ता है, अपने को निर्भर रहना पड़ेगा, या तो अपनी पत्नी पे या अपने बेटों पर, जो भी पैसे कमाएंगे उनके लिए खर्चे तो होते हैं। तो बीमा कंपनी क्या करती है, अलग अलग योजनाएं जारी करती है, जिनसे यदि अपन आज प्रीमियम भरेंगे तो भविष्य में अपने को क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, है ना। ये अलग अलग पेंशन योजनाएं सरकार जारी करती है कि आज आप प्रीमियम भरो, बदले में हम आप जब काम नहीं कर पाओगे तो आपको क्या देंगे, पेंशन की राशि देंगे। तो उनसे उनका फ्यूचर क्या होता है, सिक्योर होता है, उनकी आत्मनिर्भरता बनी रहती है। यानी पैसे आएंगे तो उनकी आर्थिक निर्भरता, यानी उनको पैसों के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, यानी खुद का काम चलता रहेगा। और अब जो पेंशन मिलती है 60 साल से ऊपर वाली या 65 साल से, वो किस में दी जाती है, सामाजिक जो बीमा योजनाएं हैं उनमें दी जाती है। तो उनमें तो सबको मिलती है, कोई प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ता। जो 60 साल का है उसको मिलेगी, चाहे वो किसी भी श्रेणी का, नहीं दोनों की साथ है शायद। चौथी है बचतों को बढ़ावा देना, कि बचत कैसे बढ़ेगी, कि कल मैंने बताया था कि धीरे धीरे अपनी जो बचत है उसको अपन क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। कि मान लो 10,000 रुपये का मेरा प्रति वर्ष का प्रीमियम बनता है, कि मेरे को पता है कि मेरे को हर साल कितने चुकाने हैं, 10,000 रुपये प्रीमियम के चुकाने हैं। तो मैं कैसे भी करके पहले साल में कितने बचाऊंगा, 10,000 रुपये बचाऊंगा। दूसरे साल में मेरे को मन में लालच आएगा कि 10,000 तो अपन ने पिछली बार बचाए थे, और काम तो वैसे ही चला कि कोई खर्चा भी कम नहीं हुआ, और कोई खर्चा कम भी ना करके अपन ने कितने बचा लिए, 10,000 रुपये तो पिछली बार बचाए थे। तो इस बार मेरे को कितने बचाने चाहिए, 11-12 हज़ार रुपये बचाने चाहिए। फिर वो 11-12 से 13-14 पे जाएगा, 15-16, ऐसे धीरे धीरे उसकी बचतें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। यानी उसमें बचत की जो भावना है उसका विकास होता रहेगा, कि उसको पता है कि अपने को पिछले साल अपन ने इतना बचाया था और अपना काम तो वैसे ही चला, तो इस साल अपन ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। अगला है संपत्ति जोखिम से सुरक्षा। और संपत्ति जोखिम में कौन कौन सी आती है, अग्नि बीमा आती है, समुद्री बीमा आती है,
ये तो हो गई व्यवसाय के लिए। उसके बाद में अपन अपनी हर एक वस्तु जो भी अपने घर में है, यानी सुई से लेके और मोटर गाड़ी तक जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु का क्या करवा सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, हर प्रकार की संपत्ति का अपन क्या करवा सकते हैं, किसी न किसी बीमा पॉलिसी के द्वारा उसका बीमा करवा सकते हैं, यानी बाकी नहीं रहती। उसके बाद में दायित्वों से सुरक्षा। अब दायित्वों से सुरक्षा कैसे, इसमें अपने को कौन सा समझना पड़ेगा, वाहन वाला उदाहरण, है ना। हाँ, वाहन वाला कैसे कि अपना वाहन का इंश्योरेंस करवाया गया है और उससे यदि दुर्घटना में किसी व्यक्ति को मृत्यु होती है तो अपने पे क्या लगेगी, दुर्घटना का चार्ज लगेगा। और यदि बीमा नहीं करवाया गया तो किसका चार्ज लगेगा, हत्या का केस लगेगा। कि मान लो डॉक्टर है, उससे साल में ज़्यादा भी नहीं ना तो ऑपरेशन के दौरान कम से कम 10 मरीज तो मरते ही होंगे। आज तक किसी डॉक्टर को फांसी हुई है क्या, नहीं हुई। उस पर कोई चार्ज लगा है, नहीं लगा, क्योंकि वो किस में आते हैं, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं। कि कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए, तो उनकी क्या होती है, सामाजिक सुरक्षा अलग से होती है। और ऐसे कार्य के अलावा वो डॉक्टर किसी का हत्या कर दे तो उस पर क्या लगेगा, केस लगेगा, वो भी कौन सा लगेगा, हत्या का लगेगा, है ना। अब पुलिस वाले हैं, एनकाउंटर करते हैं तो उन पर कोई सजा थोड़ी होती है, नहीं होती है, ऐसे वो किसी को मार दो तो क्या लगेगी, सजा लगेगी। वकील है, केस लड़ रहा है, अगले को फांसी हो गई होगी, वकील क्या करे, और ऐसे किसी को फांसी दे दो अपने को भी लगेगी, है ना। तो वो किस में जाते हैं, सामाजिक जो दायित्व है उनकी श्रेणी में वो आते हैं कि वो अपने दायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं। उसके दौरान यदि उनसे कोई भूल होती है तो उनको क्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की सजा नहीं होती। उस एक मिनट और है, ठीक नहीं, 3 टॉपिक और है। उसके बाद में अगला है करों में छूट। कि जो प्रीमियम अपन चुकाते हैं, किसी भी संपत्ति का प्रीमियम करने के बदले उस पर अपने को किसी भी प्रकार का क्या नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं देना पड़ता। चाहे वो 1 रुपए की हो संपत्ति हो या करोड़ रुपए की हो, जितना प्रीमियम चुकाएंगे उस प्रीमियम की राशि पे क्या नहीं लगता, कोई भी टैक्स नहीं लगता। और जैसे मान लो मैं हूँ और मैंने अपने भाई का बीमा करवा दिया 20 लाख रुपए का, और उसको वो बॉन्ड यानी जो मेरे को कागज मिला वो कागज उसको गिफ्ट कर दिया, तो उस पर भी क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। यानी उपहार स्वरूप जो बीमा पॉलिसी अपन लेते हैं या जो बीमा पॉलिसी अपन दूसरे को गिफ्ट करते हैं उस पर भी क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। तो दोनों याद रखना कि प्रीमियम की जो राशि है उस राशि पर टैक्स नहीं लगेगा, और उपहार स्वरूप जो बीमा पॉलिसी ली गई है या दूसरे को गिफ्ट की गई है उस पर भी क्या नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता। उसके बाद में 8वां बिंदु है कुर्की से रक्षा। और कुर्की होती है स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर समझते हो ना, कि किसी भी कार्य को रोकना यानी उसकी संपत्ति जब्त कर लेना, है ना, वो होता है स्टे ऑर्डर। अब मान लो एक व्यक्ति है या एक संगठन है, उसने अपना बीमा करवाया हुआ है, ठीक है, और वो दिवालिया घोषित हो जाता है ना। और भारत में इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में है नाम विजय माल्या। वो क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, यानी उसने अपने आप को क्या कर दिया, दिवालिया घोषित करके विदेश चला गया। हाँ, तो दिवालिया घोषित तो दिवालिया है, भारत में तो उसको दिवालिया घोषित कर रखा है, तो उसकी संपत्तियां कहाँ हैं, क्यों पैसे खा गया वो। और दिवालिया कौन सा, जो पैसे खा के भाग जाता है वही तो दिवालिया होता है ना। तो वो यहाँ से पैसे खा के विदेश भाग गया, तो भारत सरकार ने उसको क्या कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। अब दिवालिया घोषित तो कर दिया, तो उसके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति भी है, फिर भी वो सरकार संपत्ति क्यों नहीं बेच रही, क्योंकि संपत्ति क्या है, इंश्योर्ड है ना। वो संपत्ति क्या है, इंश्योर्ड है। उस संपत्ति का क्या किया गया है, बीमा करवाया गया है, ठीक है। अब बीमा करवाया गया कोई भी व्यक्ति यदि दिवालिया घोषित होता है तो उसकी संपत्ति कौन बेचती है, बीमा कंपनी को बेचने का अधिकार है।
इसीलिए उसकी कंपनी जो संपत्ति है वो नहीं बिक रही, क्योंकि कौन बेचेगी? वो बीमा कंपनी बेचेगी, इसलिए देनदारों को भुगतान करेगी, कि जो उसके पैसे मांग रहे उसके बाद चुकाएगी। और अगला है साख सुविधा प्रदान करना, कि बीमा से अपनी क्या होती है? साख में वृद्धि होती है। तो ये अपने दो टॉपिक थे इंश्योरेंस के महत्व के, दो अपन करेंगे कल वाली क्लास में।